अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है आज। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला अल हियान आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो पाकिस्तान अपने हम मनसब पाकिस्तानी निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर आए हैं। उनका ये दौरा जौन सा है वो बहुत सारे पहलुओं से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ करंट जो सिनेरियो है और करंट जो सूरत हाल है जोग्राफियाई और इलाकाई उसके बारे में, बल्कि फ्यूचर जो स्ट्रेटजी है और मुस्तकबिल की जो सूरत हाल है ख़ित्ते की और ख़ित्ते की जो तस्वीराती अमूर और मामलात हैं, उस हवाले से भी ये जो दौरा है ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम सब जानते हैं कि इस महीने में मिडल ऑफ दिस मंथ जनवरी में नए साल के आगाज़ पर ही ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक तनाज़े की कैफियत पैदा हुई, उसने पूरे ख़ित्ते के तमाम ममालिक को अलर्ट कर दिया। एक तरह से दुनिया में भी एक खुलबली देखी गई, एक हलचल देखी गई। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की और एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। तवक्को की जा रही थी कि ईरान इस मसले को रिज़ॉल्व करेगा, इस हमले की मज़म्मत करेगा, पाकिस्तान से माज़रत करेगा, या सफारती और सियासी सतह पर या दफ़ाई सतह पर दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इंगेजमेंट्स हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 2 दिन के बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक की और वहाँ पर दहशतगर्दों के कुछ ठिकाने जो थे उनको निशाना बनाया। ये दोनों तरफ की जो एयर स्ट्राइक्स थी, इसके बाद बहरहाल ये हुआ कि एक तरह की जो बर्फ़ पैदा हो गई थी या जम रही थी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, वो मेल्ट हुई। दोनों मुल्कों ने ना सिर्फ ये है कि जो टाइमली उनके सफारती ताल्लुकात एक तअत्तुल का शिकार हुए थे उनको बहाल किया, बल्कि सियासी सतह पर भी और अस्करी सतह पर भी और दफ़ाई हवालों से भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक मशावरत जो थी और राब्ताकारी जो थी उसका आगाज़ हुआ। ईरान ने भी महसूस किया इस चीज़ को कि पाकिस्तान से बिगाड़ उसके लिए कभी भी किसी भी सूरत में ठीक नहीं होगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी ये मैसेज दिया कि वो ईरान को अपना भाई और दोस्त समझता है और उसका एहतराम करता है और चाहता है कि ईरान के साथ मामलात कशीदगी में ना जाएं, बल्कि बाहम मशावरत के साथ और इत्तफाक़ राय के साथ और एक दूसरे को कॉन्सेंट में लेकर जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। अभी ये चीज़ें चल ही रही थी कि चंद दिन पहले ईरान में पाकिस्तान के से गए हुए जो मज़दूर थे उनके क्वार्टर पर हमला कर दिया नामनूब मुसल्लह अफराद ने, और फायरिंग की रात के वक्त, और उस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में जो एक तरह की दहशत गर्दी ही है, 9 पाकिस्तानी मज़दूर जो थे वो जान से चले गए और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये वाक़या जो था ये था तो बहुत हॉरिबल और बड़ा टेरिबल, और इसने हर पाकिस्तानी के दिल को दुखी किया। ईरान में भी इसके ऊपर तशवीश की लहर पैदा हुई, लेकिन इस वाक़ये ने एक समत का तयन ज़रूर किया, और वो समत और डायरेक्शन ये थी कि दरअसल ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग है और लेवल ऑफ ट्रस्ट है, उसको ब्रीच करने के लिए कोई तीसरी कुव्वत जो है वो बरसरे पेकार है, मुतहर्रिक है, फ़ाल है, और वो चाहती है तीसरी कुव्वत या कोई तीसरा फ़रीक ये चाहता है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक खला जो है वो पैदा हो और उस खला से कोई और फ़ायदा उठा ले। और मैं ये समझता हूँ कि एक तो फ़रीक बहुत वाज़ेह है। हमने देखा कि हमारा पड़ोसी इंडिया जो पाकिस्तान के साथ एक तरह से मुखासमत के एक सोच के साथ चलता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी एक जो उसके पास प्रिविलेज है उसकी इकॉनमी का या उसका जो पॉलिटिकल या सफारती जो उसका इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और एक बड़ी मार्केट की वजह से उसको जो फ़वाइद हासिल है, वो उन फ़वाइद को एक और अलग शक्ल में ख़ित्ते के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश में है, अपनी इस हैसियत को।
اس نے افغانستان میں بھی ایک لمبے عرصے سے ایک ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ میں باتیں کر رہا ہوں یہ محض گفتگو نہیں ہے، اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف ہیں، ثبوت ہیں اس کے بعد اس چیز کے کہ 9/11 کے بعد انڈیا کس طرح سے متحرک ہوا اور رہا افغانستان میں، اور اب بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کی وہاں پر پینیٹریشن ہے۔ 9/11 کے بعد ہی انڈیا نے ایران کے ساتھ بھی اپنے روابط کو بڑھایا، اور ان روابط کے بڑھانے میں ظاہر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک کو حاصل ہے کہ وہ دوسرے ملک کے ساتھ رابطے بڑھائے، لیکن اگر یہ رابطے کسی تیسرے ملک کو نقصان دینے کے لیے بڑھائے جائیں تو پھر دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چاہ بہار کی شکل میں یا دیگر روٹس کی شکل میں یا اکانومی کے جو ایگریمنٹس تھے ان کی شکل میں انڈیا نے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، ڈائریکٹلی تو کی ہی، انڈر ہینڈ اس نے ان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں اور ان کے ایجنٹ جو سے ہیں وہ افغانستان اور ایران میں باقاعدہ متحرک رہے، اور یہ کلبھوشن یادو جو پاکستان کے اس وقت گرفت میں ہے، حراست میں ہے، اس کا سارا نیٹ ورک ہی چاہ بہار اور اس کے ارد گرد میں تھا، یعنی ایرانی علاقوں میں تھا۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو دونوں ملک تھے، ظاہر ہے پاکستان اور ایران کا بہت ایک گہرا تعلق ہے، دونوں ملک ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ بہت اس میں بہت ڈیپتھ ہے۔ دونوں ملک اور ان کی قیادت اور عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ مشکل کی کسی بھی گھڑی میں ایران کو پاکستان سے بہتر پارٹنر نہیں مل سکتا، اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ایران سے اچھا دوست جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا، اگر ہم ریجنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو۔ اس کے علاوہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جغرافیائی اتصال ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان کو 900 کلومیٹر کی ایک سرحد ہے۔ اسی طرح سے پاکستان اور ایران جو ہیں ان کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہیں عوامی سطح پر بھی۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ ایران میں جاتے ہیں، زائرین پاکستانی ایران میں جاتے ہیں زیارت گاہوں پر، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا قلبی تعلق ہے ایران کے ساتھ، ایرانی لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ریجنل لیول کے اوپر پاکستان، ایران اور ترکی جو ہیں ان کے درمیان بہت ہم آہنگی ہے، بہت جسے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ تعلق خراب کرنے کی بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑی سیریس نوٹ کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں سی پیک بھی ہے، اور اس میں بیلٹ اینڈ روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کی جو سازش ہے وہ بھی ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش اور حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ ہے آپ کا، اور مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سچویشن سے بچنے کے لیے بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک خلا اور ایک ان دونوں ملکوں کے درمیان محاذرہ جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کا ایک ایشو، فلسطینیوں کا ایک مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو حوثی باغی ہیں، باغی تو ہمیں وہ ایک روایتی ہمارے زبان پر لفظ ہے، جو حوثی ہیں انہوں نے جو ایک آپ کہیں کہ ٹیکنیکل سٹرائک شروع کی ہے ریڈ سی کے اوپر، بڑی ایک سینسٹیو پوزیشن کے اوپر جو ان کے ایریے میں آتی ہے، اسرائیل کو زج کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسرائیل کی جو بےہودگی ہے اور جو اس کی شدت پسندی اور جارحیت ہے اس پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جو شپس ہیں اور جو بحری روٹ ہے اس کو جو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس پر ہم الگ سے بھی بات کریں گے، لیکن ڈیولپمنٹ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر امریکہ کو، برطانیہ کو بہت کنسرن ہے خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز ہیں، لیکن یہ دو ملک خاص طور پر اس والے سے بہت پریشان ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ذریعے سے یا اور انگیجمنٹ کر کے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ جو حوثی باغیوں کی جو ایکٹیویٹی ہے اور یہ جو ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پیش رفت ہے اس جنگ میں، اسرائیل کی اس جارحیت میں، اس کو کہیں روک لیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام ایشوز کو جو ہمارے دونوں ملکوں کے تصویراتی روابط ہیں یا تعلقات ہیں، جغرافیائی، علاقائی جو معاملات اور مسائل ہیں، پھر مڈل ایسٹ کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کی جو سٹیٹس ہیں ان کا جو لنک ہے سی پیک کے ساتھ بننے والا یا چاہ بہار کے ساتھ بننے والا، وہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ کویسچن مارک ہے جو اس خطے پر بالادستی کے خواہش مند ہیں اور ایسی قوتیں جو اپنی مرضی مسلط کرنا چاہ رہی ہیں خطے کے اوپر۔
इन सब चीज़ों के ऊपर एक काम ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा की जाए। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज पाकिस्तान पहुँचे हैं और दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें दहशत गर्दी पर बात हुई है, कॉमन बॉर्डर पर बात हुई है, इलाकाई मसाइल के ऊपर बात हुई है और दोनों मुल्कों ने मिलकर दहशत गर्दी से लेकर नेशनल सिक्योरिटी अपने अपने मुल्क की उसके ऊपर मुश्तरका एक लाहेअमल इख्तियार करने की बात की है। ये भी तय पाया है कि पाकिस्तान में जो तिब्बत है वहाँ पर और ईरान में ज़हदान के मकाम पर दोनों मुल्कों के नुमाइंदे होंगे, जो कि दोनों मुल्कों के इंटर बॉर्डर जो सी है वो सिचुएशन उस पर नज़र रखेंगे, आपस में मुशावरत भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी उम्दा, बड़ी बेहतरीन डेवलपमेंट है। इसको रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको और भी संजीदगी के साथ, बड़ी गहराई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों मुल्कों की जो क़यादत है उनको अपने क्लोज़ रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ आगे जाना चाहिए, बल्कि अगले स्टेप के ऊपर ये होना चाहिए कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की जो आला तरीन जो क़यादत है वो ईरान जाए। इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन पुरअमन तरीके से हों। इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान रवाबत बनाए। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उनके दरमियान बड़े क्लोज़ राब्ते होने चाहिए, डिफेंस इश्यूज़ के ऊपर, बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंटरनल पीस और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, ताकि दोनों मुल्क जो से हैं ना सिर्फ ये कि अपने मुल्कों के अंदर दहशत गर्दी और शरअंगेज़ी को कंट्रोल करें, बल्कि बॉर्डर्स को सेफ करें, ख़ित्ते के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और इलाकाई सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इकॉनमी से लेकर समाज तक, सोसाइटी तक और रीजनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, उन सब जो इक़दामात हैं और इनिशिएटिव्स हैं उनका फ़ायदा ख़ित्ते के आवाम तक पहुँचाने में कामयाब रहें। और मैं बताऊँ आपको कि मिडल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, इन सब के मफादात जो से हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन मफादात में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो से हैं उनका खुशगवार होना और एक दूसरे पर एतमाद होना इन ख़ित्तों के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। मज़ीद गुफ्तगू हम इस हवाले से करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और हमेशा बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।